हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। एंड बहुत अच्छी न्यूज़ है। एक्चुअली मैंने नोटिफिकेशन तो नहीं पढ़ा है, सो मैं बहुत श्योरिटी के साथ कुछ नहीं बोल रही। बट जैसे मैंने ग्रुप्स वगैरह में देखा है, शायद नोटिफिकेशन इसरो की आ चुकी है एंड वैकेंसीज पर बहुत अच्छी आई है। सो ऑल द वेरी बेस्ट गाइज, ऑल द वेरी बेस्ट। और आई होप कि इस बार सबकी हो जाएगी फाइनल। कोई नहीं रह पाएगा, क्योंकि 700 वैकेंसी बहुत ही ज़्यादा वैकेंसी है ना। ऐसे तो इसरो का 100, 150, 200, 300 आता है, बट 700 इट्स लाइक, अगर फर्स्ट में ही उसने 700 वैकेंसी अनाउंस की है तो आई होप कि लास्ट तक तो कुछ ना कुछ तो बढ़ ही जाता है, राइट? तो प्लीज़ मन लगा के पढ़ो, एकदम जुनून के साथ तैयारी में लग जाओ अगर आपको जॉब चाहिए तो। एंड अच्छे से पढ़ाई करो। जो भी क्वेरी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करो वीडियो पे, या फिर मेरे टेलीग्राम पे भी मुझे मैसेज कर सकते हो, है ना। एक्चुअली जब से वैकेंसी आई है ना, तो लॉट ऑफ पर्सन्स हैं जो मुझे मैसेज कर रहे हैं, दे आर आस्किंग मी कैसे पढ़े, क्या पढ़े। तो मैं आप लोगों को ये कहेंगी ना कि बहुत हार्ड नहीं है। सही मैं बताऊँ ना कि बहुत हार्ड नहीं है निकालना, अगर आप अच्छे से लग जाओ तो। और अगर आप अच्छे से नहीं लगते हो तो कि छोटी छोटी चीज़ें भी बहुत बड़ी हो जाती है ना। तो अभी बहुत मैक्सिमम टाइम है हमारे पास, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ओ माय गॉड 5 मंथ्स। तो बहुत मैक्सिमम है, 5 मंथ्स इज़ लाइक मैक्सिमम, है ना। तो आप अच्छे से तैयारी कर सकते हो, अच्छे से रिवाइज करो। केवल पढ़ने के चक्कर में नहीं रहो कि मुझे कैसे भी सिलेबस कंप्लीट करना है। नो 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 नो, नहीं, एकदम आराम से पढ़ो, थ्रोली पढ़ो, आगे पढ़ो, पीछे रिवाइज करो। एंड बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि मैं केवल ये एमसीक्यू पढ़ लूँगा तो हो जाएगा, मैं ये कर लूँगा। नहीं, मैं मतलब बोलते हैं ना कि एकदम सच्चे दिल से मैं बोलूँ कि मतलब एकदम सही एडवाइस आपको दूँ ना, तो प्लीज़ कोटलर की बुक लाइन बाय लाइन पढ़ो। प्लीज़ प्लीज़, इट्स हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि प्लीज़ आप लोग कोटलर की बुक लाइन बाय लाइन पढ़िए। और मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रही, बट यू आर लकी कि मैं वीडियो बना रही हूँ, और मैं टॉपिक वाइज वीडियो नहीं बनाती हूँ। कोटलर के लाइन लाइन से जो क्वेश्चंस निकलते हैं, जिस तरह की टॉपिक निकलती हैं, उस पर मैं वीडियो बना रही हूँ। और मैं बीच में बता भी देती हूँ कि हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इस तरह के जब मॉक्स बनाओगे तो इस तरह का क्वेश्चन आएगा। ट्रस्ट कीजिए आप लोग गाइस, कि मैं जैसे बता रही हूँ ना, कि अगर आप लोग उस तरह पढ़ोगे ना, जब आप मॉक लगाने बैठोगे ना, तब आप मुझे याद करोगे कि हाँ, मैंने सही कहा है और मैंने सही तरीके से पढ़ाया है। केवल ऊपर ऊपर टॉपिक पढ़ाने से कुछ नहीं होता है ना। क्वेश्चंस जो आते हैं ना, वो कोटलर के लाइन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हु बहू क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हाँ, बशर्ते मैं कह सकती हूँ कि हो सकता है कि पैटर्न चेंज हो जाए, है ना, बट क्वेश्चंस तो कोटलर के ही आएंगे ना। जब आप बुक्स पढ़ रहोगे तो आउट ऑफ बुक तो कुछ भी नहीं आता, सारी चीज़ें बुक में होती है, वहीं से क्वेश्चन आते हैं। बस होता है कि हमें पढ़ना होता है। तो मैं ना, अगर वो होता है ना कि रिव्यू देना, अपना बेस्ट रिव्यू देना, तो मैं सबसे बेस्ट रिव्यू दूंगी आपको कि प्लीज़ बुक को लाइन बाय लाइन पढ़ो। और हड़बड़ाओ नहीं, जैसे सब बोलते हैं ना कि मैम अपनी वीडियो की टाइमिंग बढ़ा दो, ये कर दो, वो कर दो। तो मैं जितना पढ़ाती हूँ ना, वनडे में इट्स सफिशियंट, ज़्यादा हौच पौच करने की ज़रूरत नहीं है। मैं जितना पढ़ा रही हूँ, मैंने टॉपिक बाई टॉपिक आपको पढ़ा दिया, आप लाइन बाय लाइन उसको पढ़ो। एंड आप उसको पढ़ो, देन पीछे आप रिवाइज भी करो, ताकि आप पीछे की चीज़ों को ना भूलो, पीछे की चीज़ों को याद रखते हुए आगे पढ़ो, है ना। आई होप कि आप लोग समझोगे। बट मैं ना किसी को प्रेशराइज नहीं कर रही कि समझना ही है, करना ही नहीं। ऑब्वियसली हर किसी की प्रिपरेशन करने का अलग अलग तरीका होता है, बट मैं ये बता रही हूँ कि हाँ, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 7 चैप्टर हमारा है एनालाइजिंग बिजनेस मार्केट। बिजनेस मार्केट को क्या एनालाइज करते हैं, तो बिजनेस मार्केट का मतलब तो आपको पता ही है, जहाँ गुड्स एंड सर्विस बिक रहे हैं, तो डेट इट्स अ बिजनेस मार्केट, है ना। तो इसमें कुछ खास नहीं है। जब आप इस पेज पे आओगे तो इस पेज पे भी आपको कुछ खास नहीं मिलेगी टॉपिक, इधर भी कुछ टॉपिक कुछ खास नहीं है, छोटे मोटे हाँ, एक ये है, जैसे छोटे मोटे ना, ये होता है ना शॉर्ट फॉर्म, इसको नेग्लेक्ट करके मत चलना। जैसे सेव का है सप्लायर एडेड वैल्यू एफर्ट्स, एमआरओ का मतलब क्या है, तो मेंटेनेंस रिपेयर एंड ऑपरेटिंग सॉरी। तो ये सारी जो छोटी छोटी वर्ड्स है उसको भी याद करते चलना। देन यहाँ कुछ टॉपिक का यूज़ किया गया, जैसे यहाँ एक डिराइव डिमांड है, इनइलास्टिक डिमांड क्या है, फ्लक्चुएटिंग डिमांड क्या है। तो उसको विथ एग्जांपल मैंने यहाँ एक्सप्लेन किया है कि डिराइव डिमांड का मतलब होता है कि एक चीज़ को बेचने से दूसरी चीज़ की डिमांड अगर मार्केट में आ जाए, सो दैट इज़ अ डिराइव डिमांड।
जैसे कि आपने मोबाइल फ़ोन बेचा एंड आपको मोबाइल फ़ोन बेचे, हेडफोन, ऑब्वियसली जो मोबाइल फ़ोन लेके जाएगा हेडफोन लेगा, चलो हेडफोन नहीं लेगा, मोबाइल का कवर लेगा, कवर भी नहीं लिया, बट वो जो गार्ड लगाते हैं, वो क्या उसको बोलते हैं हम लोग, अरे यार एक बार से दिमाग से निकल रहा है, वो शीशे का जो वो कवर करते हैं ना स्क्रीन को, मेरे दिमाग से एकदम से निकल रहा है, वो लेगा ही लेगा। तो डैट मीन्स क्या हुआ कि एक चीज़ बिकने की वजह से दूसरी चीज़ का डिमांड अपने आप मार्केट में बढ़ गया। जैसे कि अगर कोई ब्रेड लेने जा रहा है तो बटर लेगा ही, है कि नहीं? तो इसे हम लोग कहते हैं डेराइव्ड डिमांड, मतलब ड्राइव हुआ है दूसरी चीज़ की डिमांड की वजह से, है ना। इन इलास्टिक डिमांड का मतलब होता है कि ऐसा डिमांड जिसके डिमांड में उसके प्राइस का कोई इफेक्ट ना पड़े। जैसे मेडिसिन का एग्जांपल ले लीजिए आप, यहाँ मैं लिख दूँ एग्जांपल में, मेडिसिन का दाम कितना भी बढ़ जाए उसकी डिमांड कभी कम नहीं होगी, उतनी ही होनी है, क्योंकि बिना दवा, लोग कहते हैं बिना खाना खाए पिए हम रह सकते हैं, बट बिना दवा खाए नहीं कर सकते, जो इल हैं। या फिर बोलते हैं आप ले लो कि नमक कितना भी दाम क्यों ना बढ़ जाए लोग उसको खरीदेंगे। ऐसा है ना कि बिना नमक के कोई भी चीज़ स्वादिष्ट नहीं हो सकता है, बट उसकी दाम सबसे कम है। बट एक मैं एग्जांपल के लिए बता रही हूँ, ठीक है ना। फ्लक्चुएटिंग डिमांड मतलब जिसका डिमांड हमेशा फ्लक्चुएट करता रहता है, एक जैसा नहीं होता है। अभी आज डिमांड बहुत ज़्यादा है, कल बहुत कम होगा। जैसे कि सीजनल ड्रेसेस हम लोग पहनते हैं अकॉर्डिंग टू सीजन, तो वो है फ्लक्चुएटिंग डिमांड, कि मतलब आज रेनकोट रेनी सीजन में बहुत डिमांड में है, रेनी सीजन नहीं रहेगा तो डिमांड में नहीं रहेगा, क्योंकि उसकी डिमांड फ्लक्चुएट करेगी। तो यहाँ जो कुछ वर्ड्स था हमने बता दिया, यहाँ कुछ खास नहीं है। हाँ, अब आप यहाँ आइएगा तो बाइंग सिचुएशंस दिया गया है, यानी कि जब कस्टमर कुछ प्रोडक्ट खरीदने जाता है ना, तो उसके कुछ सिचुएशंस होती हैं। जैसे स्ट्रेट रिबाई, मॉडिफाई रिबाई, न्यू टास्क। स्ट्रेट रिबाई मतलब आप उसी ही प्रोडक्ट को बार बार खरीदते हो बिना किसी मॉडिफिकेशन के, आपको वही प्रोडक्ट बार बार चाहिए, डेट मीन्स स्ट्रेट रिवॉर्ड। सप्लायर्स भी कोई अटेम्प्ट नहीं करता है उसमें मॉडिफाई करने के लिए या प्रोडक्ट को चेंज करने के लिए, प्रोडक्ट की क्वालिटी बढ़ाने घटाने के लिए नहीं, जैसा है मार्केट में वैसा ही चल रहा है। दैट्स स्ट्रेट रिबाई। मॉडिफाइड रिबाई मतलब जब आप प्रोडक्ट खरीदने जाते हो तो खरीदने जाते हो तो आप उसमें कुछ मॉडिफाई करते हो। मॉडिफाई इन द सेंस कि आपको उसकी क्वालिटी अच्छी चाहिए होगी, या फिर आप बोलोगे अरे यार इसकी क्वालिटी थोड़ी अच्छी कर दो, या फिर इसके क्वांटिटी थोड़ा अच्छा ज़्यादा कर दो। तो वहाँ बायर्स सप्लायर्स भी जो होता है ना कि वो प्रोडक्ट मॉडिफिकेशन पे ध्यान देता है। सो दैट इज़ द मॉडिफाइड रिबाई। न्यू टास्क में क्या होता है कि न्यू टास्क परचेजर बाय अ प्रोडक्ट और सर्विस फॉर द फर्स्ट टाइम उसने खरीदा है। द ग्रेटर द कॉस्ट और इज द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट एंड द ग्रेटर देयर इन्फॉर्मेशन गैदरिंग। मतलब न्यू टास्क का मतलब समझ ही आ रहा है कि इसमें जो है प्रोडक्ट हम एकदम से नया खरीदने गए हैं। स्ट्रेट रिवाई हम पहले से खरीदे चुके हैं और जैसा चल रहा है हम वैसा ही चलाना चाह रहे हैं। मॉडिफाइड रिवाई कि हम अब उस प्रोडक्ट को कुछ चेंज करना चाहते हैं, उसमें क्वालिटी हमें अच्छा चाहिए, क्वांटिटी ज़्यादा चाहिए, समथिंग लाइक दैट, ठीक है ना। तो ये है बाइंग सिचुएशंस। अब यहाँ देखो कि इस लाइन में एक दिया है द बाइंग प्रोसेस फेजेस, बहुत सारे स्टेजेस के थ्रू, यानी कि इसको हम लोग बाइंग प्रोसेस स्टेज बोलते हैं। एंड देखो कि अगर जब आप पढ़ोगे ना तो ये ऊपर ऊपर ब्लैक ब्लैक करके पढ़ लोगे, ये छोड़ दोगे, बट मैं सच्ची बताऊँ ना तो ये ब्लैक ब्लैक वाले कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, इट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये आपको जो भी आप मॉडल पेपर बनाओगे तो उसमें आएगा। क्या है वो बाइंग प्रोसेस फेज? अवेयरनेस, इंटरेस्ट, इवोल्यूशन, ट्रायल एंड एडॉप्शन। ट्रायल एंड एडॉप्शन मतलब क्या, मतलब इसका क्या हुआ? अवेयरनेस, इंटरेस्ट, एडॉप्शन, ट्रायल एंड मॉडिफिकेशन मैं कह रही हूँ, एडॉप्शन। तो जब आप प्रोडक्ट खरीदने जाते हो ना तो सबसे पहले आप उससे अवेयर होते हो, दैट इज़ द अवेयरनेस स्टेज। इंटरेस्ट दिखाते हो उसमें कि हाँ ये प्रोडक्ट मेरे लिए अच्छा है, मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए। इवोल्यूशन, जब वो प्रोडक्ट हमें चाहिए तो हम फिर उस प्रोडक्ट को इवोल्यूट करते हैं कि इससे बेटर कोई प्रोडक्ट है कि नहीं, फिर हम ट्रायल करते हैं। ट्रायल करने के बाद एडॉप्शन, मतलब हम अडॉप्ट कर लेते हैं, मतलब वो प्रोडक्ट खरीद लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम कोई मॉल गए, हमें कोई ड्रेस लेनी है, हम पहले से अवेयर हैं कि हमें भाई ये सलवार कुर्ता चाहिए, अवेयर है कि हमें कपड़ा चाहिए, इंटरेस्ट हमारा किस में आया? सलवार कुर्ता चाहिए। अब जब हम मॉल में जाएंगे तो बहुत सारे तरह के सलवार कुर्ते होंगे, उसमें से हम किसी एक को एवेल्युएट करेंगे, फिर हम उसको ट्रायल करेंगे और फिर हम परचेज कर लेंगे, डेट मीन्स अडॉप्शन कर लेंगे। तो ये हमारा बाइंग प्रोसेस स्टेज है, ये आप लोग
दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोग याद रखिएगा। फिर हम लोग इधर आते हैं, इधर लिखा है कि पार्टिसिपेट एंड बिजनेस बाइंग प्रोसेस। देखिए इसे मैंने अलग से नोट्स इसलिए नहीं प्रिपेयर किया है क्योंकि ये सारी चीज़ बुक में दिए हैं एंड इसके अलावा मैं कुछ ज़्यादा इसमें नहीं बताने जा रही क्योंकि इट्स अ सफिशिएंट जो कोटलर में दिया हुआ है। तो पहला क्या है, इसको भी आप याद कर लिए। उधर बाइंग प्रोसेस आपने याद कर लिया, क्या है, अवेयरनेस, इंटरेस्ट, इवोल्यूशन, ट्रायल एंड अडॉप्शन। सीक्वेंस में उसको याद कीजिए। कितने स्टेजेस होते हैं ये देख लीजिए, 5 स्टेजेस होते हैं। कभी कभी आपसे स्टेज भी पूछा जाता है, जैसे कि हमने कल पढ़ाया था कि मार्केट कंज्यूमर बाइंग प्रोसेस के स्टेजेस हमने पढ़ाए थे। फिर वो जो हमने पढ़ाया था ना कि प्रॉब्लम रिकॉग्निशन, इन्फॉर्मेशन सर्च, अल्टरनेटिव परचेज डिसीजन एंड पोस्ट परचेज डिसीजन, दैट इज, तो वो सारी चीज़ें तो आप सीक्वेंस याद कीजिए। उस पर से आप ये भी याद कीजिए कि उसमें कितने स्टेजेस हैं, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में स्टेजेस पूछे जाते हैं कि कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर प्रोसेस में कितने स्टेज है, चाहे बाइंग प्रोसेस स्टेज में कितने फेज हैं, कौन कौन से फेज इसमें से नहीं है, इस तरह के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये है आपका एक परचेस डिसीजन प्रोसेस। पहला है कि इनिशिएटर, यानी कि कभी कभी क्या होता है, जो हम प्रोडक्ट जब खरीदते हैं ना तो किसी के इनिशिएट करने पर हम वो प्रोडक्ट करते हैं। यानी कि कोई हमसे ज़बरदस्ती कर रहा होता है या फिर कोई कहता है कि इनिशिएशन लेता है कि हाँ भाई चलो भाई हम चल रहे हैं, प्रोडक्ट ले लो, तो वो इनिशिएटर कहलाता है। यूजर्स, जो उस प्रोडक्ट को खरीद रहा है अपने यूज़ करने के लिए, तो वो यूजर्स कहलाएगा। इन्फ्लुएंसर, कभी कभी होता है ना कि हम किसी से इन्फ्लुएंस होकर खरीदते हैं। अरे यार वो जैसे कोई किसी ने कोई प्रोडक्ट पहने हुए है, चाहे कोई प्रोडक्ट का वो यूज़ कर रहा है, अब वो बताएगा अरे ये प्रोडक्ट बहुत अच्छी है, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, तो वी आर जस्ट गोइंग टू इन्फ्लुएंस्ड विद देम। तो हम जब इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं तो उससे हम प्रोडक्ट करते हैं, तो डैट इज़ इन्फ्लुएंसर। डिसाइडर, मतलब जो प्रोडक्ट मैनुअली डिसाइड करता है और ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देन अप्रूवर्स, जो उसको अप्रूव करे। बायर्स, जो उस प्रोडक्ट को बाई करे। और गेट कीपर का मतलब देखिए क्या होता है कि हु द पावर टू प्रिवेंट सेलर और इन्फॉर्मेशन फ्रॉम रीचिंग मेंबर्स ऑफ द बाइंग सेंटर, जैसे कि परचेजिंग एजेंट्स, रिसेप्शनिस्ट, जो आपकी क्या करता है, बाइंग सेंटर तक आपको पहुंचाता है। टेलीफोन ऑपरेटर्स, तो ये सारे हो गए गेट कीपर्स। इसमें से गेट कीपर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना होगा इसको, ठीक है ना। बाइंग सेंटर इन्फ्लुएंस में कुछ नहीं है, फिर आप ये पेज पढ़ोगे तो इसमें भी कुछ खास नहीं है, इसमें तो कुछ है ही नहीं, इसमें भी कुछ नहीं है। तो चलो ये तो हो गई आपकी बुक्स की, इतना ही मैं बुक्स का रखूँगी। बट बाकी मैंने जैसे कि आपने बाइंग डिसीजन प्रोसेस पढ़ा, सॉरी बाइंग प्रोसेस फेजेस पढ़ा जिसमें 5 था, अवेयरनेस, इंटरेस्ट, एवोल्यूशन एंड अडॉप्शन। फिर वहाँ अपने परचेज डिसीजन पढ़ा। यहाँ एक बाइंग रेडीनेस स्टेज है, ये पता नहीं बुक में है कि नहीं है, बट जब मैं मॉडल पेपर बनाती थी तो ये आया था, तो मैंने एक जगह लिखा हुआ है, तो ये मैं डायरी में नोट कर ली हूँ। बाइंग रेडीनेस स्टेज 6 स्टेज का होता है, यानी कि जब आप प्रोडक्ट खरीदने के लिए रेडी हो जाते हैं तो कौन कौन से स्टेज से गुजरते हैं। अवेयरनेस, नॉलेज, लिंकिंग, प्रेफरेंस, कन्विक्शन एंड परचेज। ये आप याद कर लेना, ये सीक्वेंस भी याद कर लेना, कितने इसमें स्टेजेस है वो भी याद कर लेना, एंड क्या क्या है वो याद कर लेना। एक डगमार मॉडल ऑफ एडवर्टाइजिंग में है, ये कभी कभी आता है मॉडल में कि मतलब एडवर्टाइजिंग के कुछ मॉडल्स हैं जिसको हम लोग डगमार, DGMAR इसको बोला जाता है, हम ऐसे डगमार बोल रहे हैं। मॉडल ऑफ एडवर्टाइजिंग, इसमें क्या कहता है, एक्शन, अवेयरनेस, प्रीहेंशन एंड कन्विक्शन। तो ये भी आप लोग याद करना, इसमें समझने वाला कुछ भी नहीं है, बस याद करने वाला है, इसलिए मैंने बता दिया। फिर ड्रिप मार्केटिंग क्या है, तो द मेथड ऑफ सेंडिंग प्रमोशनल मैसेज टू क्लाइंट, यानी क्लाइंट को प्रमोशनल मैसेज सेंड करना ही ड्रिप मार्केटिंग कहलाता है। सबने स्ट्रील्थ मार्केटिंग आप लोग को बताया था, याद है आपको, कि ऐसे प्रोडक्ट की मार्केटिंग करो कि कस्टमर को लगे कि नहीं कि उसकी मार्केटिंग हो रही है और आपके प्रोडक्ट का मार्केटिंग भी हो गया। और उसी तरह है ये ड्रिप मार्केटिंग, मतलब आप ऐसा मेथड जिसके थ्रू हम लोग प्रमोशनल मैसेज भेजते हैं क्लाइंट्स को, उसको कहा जाता है ड्रिप मार्केटिंग। तो छोटे छोटे जो मैं वर्ड्स बता रही हूँ वो सब भी याद करके रखना। एंड ओके, आज इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू सो मच गाइज, मैंने जितना भी पढ़ाया है उसको आप लाइन बाय लाइन पढ़ो। आई सजेस्टेड 10 बार मैं इसको रिपीट करूँगी क्योंकि इससे शॉर्टकट कुछ भी नहीं है ना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। अगर आप सब्सक्राइब कर सकते हो तो करो, वरना कोई बात नहीं। एंड प्लीज़ शेयर, अगर कोई आपका फ्रेंड है जो प्रिपरेशन कर रहा है तो प्लीज़ शेयर माई वीडियोज़ टू हिम। थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय।